नमस्कार बच्चों, आप सभी का विद्या भारती यूट्यूब चैनल पे आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। मैं मनोरमा बंसल भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से। मैं सामाजिक विज्ञान की विषयाचार्य हूँ और आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र में लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतांत्रिक अधिकार क्या है? लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में समझने से पहले हमें यह समझना है कि अधिकार क्या है, किसे हम अधिकार कहेंगे। आप आते जाते किसी भी व्यक्ति को मार दो, क्या ये आपके अधिकार हैं? जी नहीं। आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल से भाग जाओ, तो क्या ये आपके अधिकार है? बिल्कुल नहीं। तो हम अधिकार किसे कहेंगे? जैसे आप पढ़ना चाहते हो, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो वो बच्चा अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए मांग कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है। तो ये उसके अधिकार हैं, शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार है। तो अधिकार क्या है? जिसे समाज स्वीकृति प्रदान करे और राज्य द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त हो, जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, उसे हम अधिकार कहते हैं। अधिकार और कर्तव्य ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम अपने अधिकार की मांग कब करेंगे? जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मान लो आप बहुत तेज़ आवाज़ में गाना सुनना चाहते हो, आप अपने घर में हो, बहुत तेज़ आवाज़ में गाना सुन रहे हो और आपके इस तेज़ आवाज़ से गाना सुनने से आपके पड़ोस में कोई बीमार है या किसी बच्चे का पेपर चल रहे हैं, उससे परेशानी हो रही है, वो आपको आके मना करता है कि आप इतने तेज़ आवाज़ में गाना ना सुने, मुझे परेशानी हो रही है, तो आपके अधिकार वहाँ सीमित हो जाते हैं। यानी आपके इस अधिकार से दूसरे को परेशानी हो रही है, तो वहाँ आपके अधिकार, यानी हमारे अधिकार दूसरे के कर्तव्यों में निहित है। यानी हम दूसरे के प्रति जब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो अधिकार क्या है आपको समझ में आया होगा कि हम अधिकार किसे कहते हैं। वे मांगे, वे दावे जिसे समाज मान्यता देता हो और जिसे राज्य के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वो अधिकार कहलाते हैं और ये अधिकार व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम यहाँ समझेंगे लोकतांत्रिक अधिकार किसे कहते हैं। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसे सम्मान, सुरक्षा व समान अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति की यह भी इच्छा होती है कि उसे ऐसी शासन व्यवस्था मिले जिसमें न्यूनतम बातों की गारंटी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, ताकतवर हो या कमजोर हो। यानी कोई भी हो, उसे बिना किसी कारण के गिरफ्तार न किया जाए और गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपने बचाव का अधिकार होना चाहिए। तो लोकतंत्र में अधिकारों का बहुत महत्व है। लोकतंत्र में जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं वो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। जैसे वृक्ष के लिए जो महत्व जड़ का है, वही महत्व लोकतंत्र में इन अधिकारों का है। जड़ के बिना वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं, इन अधिकारों के बिना नागरिकों का विकास संभव नहीं है। नागरिकों के विकास के लिए लोकतंत्र में इन अधिकारों को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का शासन है। लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी करती है। तो लोकतंत्र में नागरिकों के इन मूल अधिकारों के द्वारा नागरिक सरकार की निरंकुशता के विरुद्ध प्रतिशोध का भी कार्य करती है। इसलिए लोकतंत्र में संविधान में नागरिकों के इन मूल अधिकारों को लिखित रूप में समावेश कर दिया गया है। तो आज हम यहाँ भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतांत्रिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। पहले इन अधिकारों को समझने से पहले हम यह समझेंगे कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ
हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद शासन की बागडोर हमारे भारतीयों के ऊपर आई और 26 जनवरी 1950 में संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे लागू कर दिया गया। हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को प्रारंभ में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे और बाद में आगे चलकर 1978 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब वर्तमान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। इन मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इन मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इन मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और 1978 में दिसंबर 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब कौन कौन से नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, यहाँ हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। फिर फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यहाँ हम इन अधिकारों के बारे में समझेंगे। पहला है हमारा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। समानता के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अब समानता, नाम से इस पर समानता यानी किस किस क्षेत्र में नागरिकों को समानता दी गई है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत नागरिकों, देश के हर नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। यानी कोई गरीब हो या अमीर हो या किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी के साथ इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। कानून की दृष्टि में सभी क्या है, समान है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिक जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर हर नागरिक क्या है, समान है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों का प्रयोग कर सकते हैं। किसी के साथ इन आधारों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत
सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंतर्गत देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया। पहले हमारे देश में दलित वर्ग या अनुसूचित जाति के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है, छुआछूत की भावना थी। 1955 अस्पृश्यता अपराध अधिनियम घोषित किया गया, जिसके तहत अब किसी भी जाति के साथ, जो दलित वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछा था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया, यानी पहले राजा, महाराजा, दीवान, राय बहादुर, राय साहब, ये सब उपाधियां प्रदान की जाती थी, लेकिन अब अनुच्छेद 18 के तहत इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब सिर्फ शिक्षा व सैन्य क्षेत्र में उपाधियां प्रदान की जाएंगी। तो ये है हमारा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अब किस किस क्षेत्र में समानता है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता का अधिकार, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत, और नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22। अब अनुच्छेद 19, इसके तहत नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 के तहत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी देश के हर नागरिक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वो भाषण दे सकता है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो जनहित में नहीं है, तो आप उसका विरोध कर सकते हो। तो अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को ये स्वतंत्रता दी गई है। 19 में ही शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी हम सरकार का विरोध करना चाह रहे हैं, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हम शांतिपूर्ण, बिना हथियार के, आप हथियार लेके कोई प्रदर्शन धरना नहीं दे सकते। आप विरोध कर सकते हो सरकार के किसी कानून नियम का उल्लंघन करने के लिए, या सरकार ने ऐसे नियम कानून बनाया है जो जनहित के लिए नहीं है, आप उसका विरोध करना चाहते हो, तो एकत्रित होकर भी, लेकिन बिना हथियार लिए, आप अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से सरकार का विरोध नहीं कर सकते। कि आप दंगा फसाद कराओ, समाज में माहौल ख़राब कर रहे हो, ऐसे आपका
धरना प्रदर्शन नहीं हो, आप शांतिपूर्ण जुलूस निकाल सकते हो, तो शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता, आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन धरना दे सकते हो। तीसरा है संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप अपना संघ व संगठन भी बना सकते हो। चौथा है भारत की सीमा के अंतर्गत कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत की सीमा के अंतर्गत कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्र, यानी भारत के सीमा के अंतर्गत आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, निवास कर सकते हो। पांचवा है कोई भी भारत में कहीं भी जाकर व्यवसाय या रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। ये है आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्ति को इन बातों स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने मन की बात को रख सकता है, भाषण दे सकता है, दूसरा शांतिपूर्ण एकत्रित होकर जुलूस निकाल सकता है, धरना दे सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। तीसरा है वो संघ व संगठन बना सकता है, भारत की सीमा के अंतर्गत जाकर कहीं भी भ्रमण कर सकता है और कहीं भी जाकर निवास कर सकता है, और भारत में कहीं भी जाकर कोई भी व्यवसाय या रोजगार प्राप्त कर सकता है। ये अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्ति को ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब देखेंगे 19-20 के अंतर्गत क्या नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 20, इसमें है अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण में। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण संबंध में नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे उसी समय के कानून के अनुसार उसे दंड देना चाहिए। जैसे उसने 2015 में अपराध किया है, उसने चोरी की है और उस समय के कानून के अनुसार 6 महीने की सज़ा का प्रावधान था। अब हमारे देश में कोई भी मुकदमा होता है, कई साल गुजर जाते हैं, चलता रहता है। अब मान लो उसका मुकदमा अब तक चल रहा है, अब इस कानून में बदलाव आ गया है। पहले 6 महीने की सज़ा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे और कठोर कर दिया गया है। अब 2 साल की सज़ा है या 5 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है, तो उसे आज के कानून के अनुसार सज़ा नहीं मिलेगी, उसे उस समय के कानून के अनुसार सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने ये अपराध उस समय के कानून के अनुसार किया था। फिर है दूसरा, अपराधी को उसको अपने गवाह देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, यानी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ये भी रखा गया है कि किसी भी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर है कि एक अपराध के लिए अपराधी को एक बार ही सज़ा मिलनी चाहिए, ये नहीं कि उसने एक अपराध किया और उसे बार बार उसी अपराध के लिए उसे बार बार सज़ा दिया जाए। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण में मतलब अपराधी को ये अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों को प्राण व देही स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसमें नागरिकों को जैसे कि स्वच्छ पानी पीना नागरिक का मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। स्वच्छ वातावरण में रहना, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, देश विदेश में भ्रमण करना, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भी मूल अधिकार के अंतर्गत गया। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा इसमें समय समय विस्तार भी किया जा रहा है। इसी में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में जोड़ा गया है। उसे 21A में, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 21A में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में 21A में से शिक्षा को मूल अधिकार में की श्रेणी में जोड़ा गया है। यानी अब 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को राज्य सरकार या सरकार द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। यानी अब शिक्षा प्राप्त करना हर नागरिक का, हर बच्चे का मूल अधिकार है और राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। और इसे किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 21A में 86वें संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में जोड़ा गया है। अब है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के संदर्भ में गिरफ्तारी के संरक्षण में स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे कारण जानने का अधिकार। यानी हम किसी भी व्यक्ति को जब तक उसका अपराध का कारण ना बता दिया जाए उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर उसे गिरफ्तार भी किया गया है तो 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना होगा और मजिस्ट्रेट देखेगा उसने गलत अपराध किया है कि नहीं किया। उसके अनुसार उसे, अगर अपराध नहीं किया है तो उसे रिहा करने का आदेश देगा। तीसरा कि जो अपराधी है उसे अपना वकील हायर करने की भी स्वतंत्रता है, अधिकार है, वो अपना वकील हायर कर सकता है। तो ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत नागरिकों को किस किस क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कौन सा अधिकार दिया गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत किया गया है। 23 के अंतर्गत अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का कोई व्यापार नहीं कर सकता। पहले था कि मानव को बेच दिया जाता था, उन्हें गुलाम बना दिया जाता था, या महिलाओं को बेच दिया जाता था, बच्चों को बेच दिया जाता था, उनके साथ बलात् श्रम लिया जाता था, बेगार लिया जाता था। यानी आज अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अब कोई भी मानव का व्यापार नहीं कर सकता है, उनसे बलात् श्रम नहीं करवा सकता, उनसे बेगार नहीं ले सकता। अगर ये कहीं होता, पहले तो आप देखोगे गांव में जमींदार साहूकार वगैरह होते थे, जो भूमिहीन किसान होते थे वो उनसे पैसा उधार लेते तो वो ब्याज नहीं चुका पाते थे, तो उन्हें अपने खेतों पर या आजीवन उनसे श्रम कराते थे और उनकी मजदूरी नहीं देते थे। तो इन सब को देखते हुए सरकार द्वारा अब संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसके अपराध घोषित करें। अब कोई भी किसी का
बला मतलब जबरदस्ती काम नहीं करा सकता अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कानूनी अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत चौदह साल से कम उम्र के बच्चे के साथ 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किसी भी खतरनाक कार्यों में जैसे कारखानों या बम की फैक्ट्री में काम नहीं कराया सकता। ये भी एक कानूनी जुर्म है। मतलब 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया सकता, ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। अब कोई भी किसी का शोषण नहीं कर सकता है, ये भी एक कानूनी अपराध है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। अब धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या स्वतंत्रता प्रदान की गई है नागरिकों को, तो अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को अपनाने, किसी भी धर्म को अपनाने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 26 के अंतर्गत अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कोई भी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकता है, उसके विकास के लिए उसके संगठन बना सकता है, उसका मैनेज कर सकता है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को अपनी धार्मिक संस्थाओं की अभिवृद्धि के लिए, विकास के लिए कर देने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप अपनी इच्छा से कर देना चाहोगे तो दोगे, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जाता। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में, सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी अनुच्छेद 28 के अंतर्गत जो सरकारी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, वहाँ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
अब आ जाता है पांचवा, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30, ये जो अधिकार है वे अल्पसंख्यकों से संबंधित है, यानी अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिया गया है वो अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के प्रचार के लिए प्रचार कर सकते हैं, रक्षा के लिए शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं। अनुच्छेद 29-30 ये अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है कि वो अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि को बचाए रखने के लिए अपनी शिक्षा संस्थाएं आदि खोल सकते हैं। फिर है छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, हमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं इन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान रखा गया है। यानी ये अगर हम नागरिकों के इन उपरोक्त मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 लेख जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सरकार या कोई नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है तो नागरिक अपने इन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय ये 5 रीट या लेख जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि बंदी को 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाए और निकट के मजिस्ट्रेट में उसके यानी अगर उसका अपराध सिद्ध नहीं होता है तो उसे 24 घंटे के अंदर रिहा करना होता है, उसे बंदी बनाकर नहीं रखा जा सकता। दूसरा है परमा आदेश का लेख, जिसके यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि आप उन अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों को जो अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और उन्हें याद दिलाता है कि वो जिस पद पर बैठे हैं अपने पदों पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। तीसरा है प्रतिषेध का लेख। इस लेख के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ, अपने निचली अदालत को यह आदेश देता है कि यह कार्यक्षेत्र आपके अधीन नहीं है, ये हमारे अधीन है, इस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रतिषेध का लेख भी इसी से मिलता जुलता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने निचली अदालत को देता है कि ये मुकदमा आपके बस की नहीं है, ये मुकदमा आप हमारे पास दे दीजिए। पांचवा है अधिकार परीक्षा का लेख। कभी चुनाव या नियुक्ति के समय कोई गड़बड़ी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय ये लेख जारी करता है कि आपकी नियुक्ति किस आधार पर की गई है, वो आपसे पूछता है। क्योंकि गलत तरीके से कभी आप देखोगे सरकारी नौकरी में गलत तरीके से भर्ती कर दी जाती है, तो ये इस लेख द्वारा सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय ये अपील करता है कि आपकी नियुक्ति किस आधार पर हुई है, आपकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई तो आपको उस पद से हटना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र में, भारत में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। और आप देखें लोकतंत्र में इन मूल अधिकारों का क्या महत्व है। अगर नागरिकों को ये मूल अधिकार ना दिया जाए तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र की सफलता इसी पर जब नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिए जाएंगे तभी नागरिक अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। इन मूल अधिकारों के बिना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार वृक्ष के लिए जो महत्व जड़ का है उसी प्रकार नागरिकों के लिए इन मूल अधिकारों का है। जड़ के बिना वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं, इन अधिकारों के बिना नागरिकों का सर्वांगीण विकास नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि नागरिकों को, लोकतंत्र में नागरिकों के इन मूल अधिकारों का क्या महत्व है। आप इन अधिकारों को और पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें अपने अधिकारों प्रति किस तरह जागरूक होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।